नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर्स में। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओटाइटिस मीडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रेज होता है कि सर ओटाइटिस मीडिया होता क्या है, आखिरकार व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया। देखिएगा, सभी को पता है कि किसी भी चीज के लास्ट में अगर आइटिस आ रहा है इट मींस इन्फ्लामेशन है। कहां का इन्फ्लामेशन है? ईयर का इन्फ्लामेशन है। ईयर हैज 3 पार्ट्स। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इट मींस ओटाइटिस 3 टाइप का हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस इंटीमा। बिल्कुल सही कहा, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी चीज, किस चीज का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ विच डिजीज इज इंक्लूडेड इन ओटाइटिस मीडिया, या फिर बोले तो ऑल इन्फ्लामेशंस आर इंक्लूडेड इन में ओटाइटिस मीडिया एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार मिडिल ईयर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इन्फ्लामेशन हो सकता है और वो सब ओटाइटिस मीडिया में आते हैं। तो समझिएगा बेटा जी, मिडिल ईयर के कंपोनेंट्स जानना यहां बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मिडिल ईयर के कंपोनेंट्स की बात करें तो मिडिल ईयर बेसिकली हैज 4 कंपोनेंट्स। मिडिल ईयर में बेसिकली 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है डिस्कस करते हैं हम। मिडिल ईयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले मिडिल ईयर के अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो मिडिल ईयर के कंपोनेंट्स में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आती है। जी हाँ, द फर्स्ट कंपोनेंट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिडिल ईयर में सबसे पहला कंपोनेंट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये रहा आपका एक्सटर्नल ईयर। जैसे ही एक्सटर्नल आके खत्म हुआ तो यहां वाला हिस्सा कहलाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। फर्स्ट कंपोनेंट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहां से जुड़ी हुई है मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ईयर ओसिकल्स जुड़ी हुई है और वो जाके टकराती है इंटरनल ईयर से। यहां से नेजोफेरिंग से एक ट्यूब आती है जिसका नाम है यूस्टेकियन ट्यूब। और चौथी स्ट्रक्चर होती है ऑडिटरी मसल्स। जी हाँ, स्टेपीज को हिलाने वाली स्टेपेडियस और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हिलाने वाली टेंसर टिम्पेनाई। 4 स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है जो मिलकर मिडिल ईयर बनाती है और उन चारों का इन्फ्लामेशन होना ही किस नाम से जाना जाएगा? ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ओटाइटिस मीडिया का इन्फ्लामेशन मतलब किस किस का इन्फ्लामेशन, तो आप एरो लगा के लिख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट बात करें तो ईयर ओसिकल्स का इन्फ्लामेशन हो जाना। अगर इससे आगे मूव अप करके बात करें देन आपकी मसल्स का, ऑडिटरी मसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाना, जो कि 2 होती है बेसिकली। एक होती है स्टेपीज को मूव कराने वाली स्टेपेडियस, इसे स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी का खिताब भी है। स्टेपेडियस हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल है। जैसे स्टेपीज सबसे छोटी बोन है, उसी प्रकार स्टेपेडियस सबसे छोटी मसल भी है। और इसके साथ डियर टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर टिम्पेनाई जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, ईयर ड्रम को टाइट करने का काम करती है, टेंसर टिम्पेनाई। ये चीजें होगी। और लास्ट में जो मिडिल ईयर से, जो मिडिल ईयर के पास नेजोफेरिंग से ट्यूब आ रही है, यूस्टेकियन ट्यूब। इन 4 चीजों का इन्फ्लामेशन होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया कौन सी चीज इंक्लूड होती है और कौन सी नहीं होती, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिरकार ओटाइटिस मीडिया होता क्यों है, ओटाइटिस मीडिया को करने वाले इन्फेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हैं। जी हाँ, अब अगर हम बात करें इन्हीं के कोजेज की, अगर बात की जाए ओटाइटिस मीडिया के कोजेज की, तो ओटाइटिस मीडिया के कोजेज के अंदर सबसे बड़ा कारण होता है डियर इन्फेक्शन। सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण होता है ओटाइटिस मीडिया का। अगर इन्फेक्शन में भी पूछा जाए कि वायरस सबसे ज्यादा होता है या फंगस सबसे ज्यादा होता है या बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा दैट इज बैक्टीरिया। इन्फेक्शन में भी सबसे कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी कौन सा बैक्टीरिया? तो आपका जवाब होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टो मतलब चेन, कोकस मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये वही बैक्टीरिया है जिसे आज से कुछ समय पहले न्यूमोकोकस बोला जाता था।
कुछ समय पहले न्यूमोकोकस बोला जाता था, जबकि आज की लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में इसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बोला जाता है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, यह सबसे बड़ा कारण है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर बात की जाए तो दैट विल बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एग्जांपल में ना दिया हो तो आपकी सेकंड चॉइस कौन सी होगी? तो हमारा जवाब आएगा कि सेकंड चॉइस होगी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, और ये वही बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ हिब वैक्सीन बनी है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया जिसके खिलाफ हिब वैक्सीन है, पेंटावेलेंट वाली हिब वैक्सीन इसी के खिलाफ होती है, पेंटावेलेंट वाली। तो सबसे बड़ा कारण बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी अगर ऑप्शन में ना हो तो विच विल बी योर सेकंड चॉइस? सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ओटाइटिस मीडिया में कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है और ओटाइटिस मीडिया का कारण क्या होता है, यह भी क्लियर हो गया। अब अगर आगे बात करें हम तो कुछ सर्टेन रिस्क फैक्टर है। सभी लोगों को ओटाइटिस मीडिया नहीं होता, कुछ खास लोगों को ही ओटाइटिस मीडिया होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लोगों में ये रिस्क फैक्टर नहीं होते, कुछ खास लोगों में ही रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो ओटाइटिस मीडिया करते हैं? तो सबसे पहला जवाब होगा एज। एज, और एज ग्रुप में इट इज मोस्ट कॉमनली इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा ओटाइटिस मीडिया होता है। उसका क्या कारण है? सबसे कॉमनली चाइल्डहुड में क्यों होता है? तो सुनिएगा, सबसे कॉमनली चाइल्डहुड में क्यों होता है? क्योंकि नोज में पीछे की तरफ नेजोफेरिंग्स होती है, और नेजोफेरिंग से एक ट्यूब निकल के मिडिल ईयर की तरफ जाती है जिसे यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। एडल्ट में ये वाली ट्यूब जो पीछे ये ट्यूब है, ये ट्यूब इरेक्ट होगी, खड़ी रहती है, प्लस लोंगर होती है, नैरोवर होती है। जबकि बच्चों की यूस्टेकियन ट्यूब, जी हां, बिकॉज यूस्टेकियन ट्यूब, बच्चों में जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है, ये 3 गुण हैं इसमें खास। बच्चों की यूस्टेकियन ट्यूब, पहली बात तो शॉर्टर होगी, छोटी होगी, बिल्कुल शॉर्टर होगी। सेकंड, जो यूस्टेकियन ट्यूब होगी ये हॉरिजॉन्टल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी, ये बिल्कुल लेटी हुई होगी। और थर्ड, ये वाइडर होती है, चौड़ी होती है। इसीलिए नेजोफेरिंग से इंफेक्शन बहुत आसानी से मूव कर जाता है। कहां पे? तो जवाब मिलेगा बहुत आसानी से मूव कर जाता है आपका मिडिल ईयर को, और उस वजह से हो जाती है ओटाइटिस मीडिया। आगे अगर हम बात करें, इसके आगे अगर हम बात करें तो पहला बड़ा कारण समझ में आ गया, एज एक रिस्क फैक्टर है बड़ा। मिडिल ईयर में जब भी इन्फ्लामेशन होना है उससे पहले नेजोफेरिंग्स में कुछ ना कुछ इश्यूज होगा और फिर वहां से इन्फेक्शन चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 अगर बात की जाए, दूसरा कारण इम्यूनोसप्रेशन। सभी जानते हैं वो एज ग्रुप जिसमें इम्यूनिटी सबसे पुअर होती है वो बच्चे होते हैं, ओल्ड एज वाले होते हैं, बच्चे होते हैं। इसका मतलब बच्चों में ओटाइटिस मीडिया की संभावना ज्यादा। तीसरा जो बड़ा रिस्क फैक्टर आता है वो खास कर आता है फूड इन माउथ ड्यूरिंग स्लीपिंग। जिन बच्चों को रात को सोते समय दूध पीने की, कुछ खाने की आदत है, वो खाते खाते सो जाते हैं, दूध पीते पीते सो जाते हैं। इट मींस उनकी ओरल कैविटी में कुछ खास कंटेंट रह जाता है, फूड रह जाता है, वहां पे फिर बैक्टीरिया पनपते हैं और फिर वो फूड कंटेंट और बैक्टीरिया यूस्टेकियन ट्यूब से होते हुए मिडिल ईयर का रास्ता तय कर लेते हैं। इस वजह से 3 बेसिक कारण हो गए। पहली चीज तो चाइल्डहुड, जी हां, मेनली ये चाइल्डहुड की बीमारी होती है और ऐसे बच्चों में ज्यादा होती है जिनमें जो रात को फूड को मुंह में रख के सोते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है आपसे, रिस्क फैक्टर के बाद मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होगा? कौन से रूट से, ब्लड के थ्रू या फिर दूसरे किसी रूट से, किस रूट से ओटाइटिस मीडिया सबसे ज्यादा पनपता है? तो आप अब जवाब देने में सक्षम हो गए हैं कि पहले फेरिंग्स में होगा, फेरिंजाइटिस होगा, आइदर राइनाइटिस हो या साइनोसाइटिस हो या फेरिंजाइटिस हो। अल्टीमेटली वहां का जो ड्रेन होगा वो यूस्टेकियन ट्यूब से मिडिल ईयर में जाएगा। इट मींस मोस्ट कॉमन रूट इज ए यूस्टेकियन ट्यूब। मोस्ट कॉमन रूट हो गया आपका यूस्टेकियन ट्यूब। इस रास्ते से सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव एजेंट्स मिडिल ईयर में चले जाते हैं और ओटाइटिस मीडिया कर देते हैं। अब एग्जामिनर आपसे इसके टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
आपको किसी बच्चे का नाम लिख देगा, रोहन 6 ईयर ओल्ड, वो शिकायत कर रहा है कि उसके ईयर एक हो रहा है, वो कान को रब कर रहा है, पुल कर रहा है और ओटाइटिस मीडिया डिक्लेयर हुआ। ऐसा पिछले 4 वीक से हो रहा है। तो बताइए कौन से टाइप का ओटाइटिस मीडिया है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है? तो एक चीज याद रखिएगा बेटा जी, ईएनटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ड्यूरेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस पे उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ईयर की सभी प्रॉब्लम्स को, नोज की सभी प्रॉब्लम्स को, थ्रोट की सभी प्रॉब्लम्स को ड्यूरेशन के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज एक्यूट, द सेकेंड वन इज क्रोनिक, या सब एक्यूट कर देते हैं पहले, एक्यूट के बाद सब एक्यूट, एंड द लास्ट वन इज क्रोनिक। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहां ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे हैं इसलिए ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अगर किसी ईयर ईएनटी की डिजीज की ड्यूरेशन 4 वीक्स से कम है तो याद रखिएगा वो एक्यूट होगी। अगर 4 से 12 वीक के बीच में है तो वो सब एक्यूट होगी, और मोर देन 12 वीक अगर हो जाती है उसकी ड्यूरेशन तो वो कौन सी कैटेगरी में इन्वोल्व की जाएगी? तो वो क्रोनिक की कैटेगरी में इन्वोल्व कर दी जाती है। ये पहला बेस होता है ओटाइटिस मीडिया के क्लासिफिकेशन का। अगर बात करें हम दूसरा क्लासिफिकेशन और किस बेस पे होगा, तो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज, कि जो ओटाइटिस मीडिया में ड्रेनेज होता है, जब ओटाइटिस मीडिया में इंफेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो खूब सारा ड्रेन बनेगा। हो सकता है वो ड्रेन बाहर भी आ जाए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करके, या अंदर भी जमा हो जाए अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट नहीं हुई है तो वो चीज याद रखिएगा। उस बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज सीरस, सीरस ओटाइटिस मीडिया कहलाएगी। सेकंड कहलाएगा आपका जिसे म्यूकोपुरुलेंट या म्यूकोइड कहा जाएगा, और थर्ड होगा जिसे सुपुरेटिव कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें पस हो गई है, सुपुरेटिव। इस तरह 3 बेसिक कैटेगरी हो गई है आपके ओटाइटिस मीडिया की, सीरस ओटाइटिस मीडिया, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया एंड सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगर ड्रेनेज क्लियर वाटरी सीरस फ्लूइड है, क्लियर वाटरी सीरस फ्लूइड, देन द ओटाइटिस मीडिया इज सीरस ओटाइटिस मीडिया। अगर उसकी जगह थिक, गाढ़ा, विस्कस, आसानी से नहीं बहने वाला म्यूकस है या म्यूकोइड सब्सटेंस है तो याद रखिएगा इस प्रकार की ओटाइटिस मीडिया को म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया कहा जाएगा। और सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसका मतलब पस, अगर पस भर गई है, पुरुलेंट डिस्चार्ज है, तो उस प्रकार का सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहलाएगा। ये लोग क्रोनिक, एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रोनिक भी हो सकते हैं, जैसे एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, एक्यूट सीरस ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सीरस ओटाइटिस मीडिया, यूं भी इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले इनके ड्रेनेज को याद रखिएगा। अगर क्लियर वाटरी या सीरस फ्लूइड है तो एक सीरस की कैटेगरी का होगा, थिक विस्कस या म्यूकोइड सीक्रेशन है तो म्यूकोइड होगा, और पस बोले तो पुरुलेंट सीक्रेशन है, मवाद बाहर आ रही है, देन इट इज ऑफ सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ओके, क्लासिफिकेशन बात होने के बाद अगला क्वेश्चन आता है इनके क्लिनिकल फीचर्स का, कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया हो जाता है तो मिडिल ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे ये रहा एक्सटर्नल ईयर, ये रही एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ईयर पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। इसके बाद दिस इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहां से जुड़ी हुई मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ये ईयर ओसिकल्स हो गई। ये नेजोफेरिंग से आने वाली यूस्टेकियन ट्यूब हो गई। और इसके बाद सबसे अंदर की तरफ जो होगा वो होगा आपका इंटरनल ईयर, दिस इज इंटरनल ईयर। हम बात कर रहे हैं इस मिडिल ईयर की। अगर मिडिल ईयर में फ्लूइड भर गया तो वो सारा फ्लूइड कहां भरेगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में भरेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इनसाइड भरेगा। इट मींस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अगर अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो अंदर एक प्रेशर फील होगा पेशेंट को, बच्चे को, बिल्कुल सही कहा, ईयर प्रेशर।
बच्चे को ईयर में प्रेशर फील होता है, ईयर में हैवीनेस फील होती है, यूं कह सकते हैं, कान में भारी भारीपन लगता है। बच्चा कहता है, अगर बच्चा समझदार है, बोल सकता है, अपनी बीमारी को एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो बोलेगा कि मेरे ईयर में कोई चीज ऐसी लग रही है जैसे ठहरी हुई है, कान बहुत भारी भारी लग रहा है, पानी भर गया कान में, ऐसी शिकायत करेगा। अगर बच्चा बोल सकने लायक नहीं है, चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, कान में दर्द तो होगा ही होगा, फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो ईयर एक होगा, पहली चीज। आगे बात करें, अगर छोटा बच्चा है तो बार बार अपने ईयर को रब करेगा, वो जैसे जैसे इस फ्लूइड को हटाने की कोशिश करेगा, या हम कहें कि पुलिंग करेगा, पुलिंग एंड रबिंग ऑफ ईयर, या हम कहें तो टग करेगा, खींचेगा वो, पुअर रबिंग एंड टगिंग ऑफ ईयर। ये सबसे बड़ा क्लिनिकल फीचर है उन बच्चों में जो बोल नहीं सकते, इन्फेंट्स हैं, उनमें ओटाइटिस मीडिया का। एग्जामिनर को जब भी क्वेश्चन पूछना होगा तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि एक छोटा सा बच्चा है, एक 8 महीने का, 9 महीने का सॉरी, एंड दैट बेबी इज रबिंग, पुलिंग एंड टगिंग ईयर, अपने एक्सटर्नल ईयर को पकड़ के खींच रहा है, दबा रहा है, खींच रहा है, तो बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? द रिजल्ट इज ओटाइटिस मीडिया होगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंफेक्शन हुआ है, बिल्कुल सभी को पता है आपको कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इंफेक्शन हुआ है, तो इट मींस फीवर भी होगा, फीवर भी होगा। लास्ट कंडीशन, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो ईयर ड्रेनेज होगा, और अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो ईयर ड्रेनेज नहीं होगा। इट मींस देयर में बी ड्रेनेज, ड्रेनेज प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है या रप्चर नहीं हुई है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन ईयर ड्रेनेज से। ईयर ड्रेनेज को टेक्निकली ओटोरिया कहा जाता है, टेक्निकली ईयर ड्रेनेज इज नोन एज ओटोरिया। अब ओटोरिया के बारे में कुछ खास चीज सुन लीजिएगा, अगर किसी को सीरस ओटाइटिस मीडिया है या किसी को सीरस ओटाइटिस मीडिया, तो देयर विल बी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी। इट मींस नो ड्रेनेज, ईयर से किसी भी प्रकार का ड्रेनेज बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर पुरुलेंट, जी हां, अगर पुरुलेंट ओटाइटिस मीडिया है तो एक चीज याद रखेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो जाती है। जब पस सी फॉर्मेशन हो गया, अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो जाएगी और देयर विल बी ड्रेनेज, ड्रेनेज प्रेजेंट होगा, ईयर से ड्रेन बाहर आएगा, ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। तो सीरस टाइप में ओटोरिया नहीं होता, जबकि पुरुलेंट ओटाइटिस मीडिया में ड्रेनेज होता है। ये कुछ बेसिक क्लिनिकल फीचर हो गए। इसमें सबसे जरूरी है ईयर में हैवीनेस फील होना, ईयर में प्रेशर फील होना, कान में पेन होना, ईयर एक होना और ड्रेनेज होना, प्लस रबिंग, टगिंग एंड पुलिंग ऑफ ईयर। ये बेसिक चीजें आ गई है। अब बात करते हैं, अगर किसी बच्चे के ओटाइटिस मीडिया है और अगर आपने ढंग पे ट्रीटमेंट नहीं लिया ढंग से, तो देन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस विल बी डेवलप। अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो एक्सटर्नल मिडिल ईयर के जस्ट अंदर की तरफ, मिडिल ईयर के जस्ट अंदर की तरफ इंटरनल ईयर है। इट मींस इंटरनल ईयर प्रभावित हो जाएगा और इंटरनल ईयर का इन्फ्लामेशन कहलाता है लेबिरिंथाइटिस, लेबिरिंथाइटिस हो जाएगा। ये मिडिल ईयर जिस बोन में सिचुएटेड रहता है दैट इज मैस्टोइड बोन, तो बंदे को हो जाएगा मैस्टोइडाइटिस, मैस्टोइडाइटिस हो जाएगा, लेबिरिंथाइटिस हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखेगा। यहां से जब ड्रेनेज उल्टा फेरिंग्स में आएगा तो दैट कैन कोज फेरिंजाइटिस, उसमें फेरिंजाइटिस हो जाएगा, फेरिंजाइटिस हो जाएगा, लेबिरिंथाइटिस हो जाएगा, मैस्टोइडाइटिस हो जाएगा। इंटरनल ईयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, इंटरनल ईयर इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू सबरेक्नोइड स्पेस। ये इंटरनल ईयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं। इंटरनल ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सबरेक्नोइड स्पेस से। इसका मतलब अगर किसी को लेबिरिंथाइटिस हो गया तो और आगे इंफेक्शन पनपा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन की श्रेणी में हम कहें तो मैस्टोइडाइटिस हो जाएगा, मैस्टोइड बोन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लेबिरिंथाइटिस हो जाएगा, इंटरनल ईयर का इन्फ्लामेशन, और लेबिरिंथाइटिस को भी ट्रीट नहीं किया आगे तो हो जाएगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। और फिर
रिवर्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, जहां फेरिंग से आया था हो सकता है वापस फेरिंग्स में चला जाए और फेरिंजाइटिस हो जाए। ये चार कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं इन द केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया के बारे में। आगे बात करें अगर हम कि कैसे डायग्नोस करेंगे, व्हाट इज द डायग्नोसिस क्राइटेरियाज, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो सिंपल सा मेथड होता है डियर। ओटाइटिस मीडिया के लिए सबसे अच्छा तरीका है ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी, ऑटोस्कोप को काम में लिया जाता है। ऑटोस्कोप कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है देखिएगा डियर, अगर बात की जाए ऑटोस्कोप की कि ऑटोस्कोप कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये रहा ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप का मेन मकसद मिडिल ईयर को ही एग्जामिनेशन करना है, बोले तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिनेशन करना है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑटोस्कोप। ये ईयर पीस होता है नुकीला वाला किनारा, ये आई पीस होता है, इसमें बैटरी सेक्शन होता है, इसमें बैटरी लगी रहती है। यहां लगा रहता है लेंस जो कि जूम आउट करता है, अंदर के चित्रों को जूम इन करता है, जूम करके दिखाता है, अच्छे से विजुअलाइज कराता है। तो ये आई पीस हो गया, ये ईयर पीस हो गया और ये बैटरी सेक्शन हो गया। ये ऑटोस्कोप्स होता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब यहां क्वेश्चन क्या निकल के आया, ऑटोस्कोपी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा, ऑटोस्कोप लिया जाएगा, जिसकी इमेज हमें अच्छे से मेमोराइज हो गई है। ऑटोस्कोपी की फाइंडिंग क्या क्या होगी देखिएगा डियर। अब सबसे पहले हम बात करें जो सीरस वाली है, सीरस ओटाइटिस मीडिया, इट मींस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड नहीं है, रेड रेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहेगी, बिल्कुल लाल इन्फ्लामेशन से हो जाएगी। नॉर्मल कलर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पिंकिश ग्रे या व्हाइटिश ग्रे, ग्रेइश व्हाइट या ग्रेइश पिंकिश कह सकते हैं, याद रखिएगा। पर्लिश मोती जैसा होता है, तो पर्लिश व्हाइट या पर्लिश ग्रे ये कलर होता है नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा मिडिल ओटाइटिस मीडिया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी प्रभावित होगी, तो वो रेड कलर का हो जाएगा, रेड बल्ज्ड हो जाएगी, क्योंकि वो फटी हुई नहीं है। नॉन परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, नॉन परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्लियर है? ये किस केस में देखने को मिलेगा आपको, ओटाइटिस मीडिया के केस में। एक बार सीरस को साइडलाइन करते हैं, ये किस केस में देखने को मिलेगा, तो जवाब मिलेगा ये देखने को मिलेगा आपको ओटाइटिस मीडिया में। कौन सी ओटाइटिस मीडिया में? द रेस्पॉन्स इज म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया में ये देखने को मिलेगा। तो फिर सीरस ओटाइटिस मीडिया में क्या मिलेगा? सीरस के अंदर अगर बात की जाए तो जो फ्लूइड पैदा हो रहा था वो कैसा था सर? फ्लूइड बिल्कुल क्लियर था, वाटरी था। अगर अच्छे स्वच्छ पानी की आप झील देखें तो कैसे कलर की सर? ब्लू हो जाती है, बिल्कुल सही कहा। अगर नीले कलर का नजर आता है आपको ब्लू, अगर ब्लू बल्ज्ड, बाकी सब सेम टू सेम, ब्लू बल्ज्ड नॉन परफोरेटेड ईयर ड्रम अगर आपको दिखाई देता है तो समझ जाइएगा कि ये घटना सीरस ओटाइटिस मीडिया है। किस वर्ड पे फोकस करना है डियर? आपको फोकस करना है ब्लू पे। ब्लू कलर की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंडिकेट करती है सीरस ओटाइटिस मीडिया, और म्यूकोइड कलर की अगर होता है तो वो रेड हो जाती है, लाल कलर की आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो जाती है। एक साइन और देखने को मिलता है यहां आपको ओटाइटिस मीडिया में। अच्छा, थर्ड अगर बात की जाए, अगर सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुई तो क्या होगा? सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया का सिंपल सा बात होगा, परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो जाएगी, परफोरेटेड होगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और वहां से ड्रेनेज ऑफ पस होगा। वो टेंस हो ही नहीं सकती क्योंकि फट गई है, ठीक है। बाकी वहां से पस ही पस निकलता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, पस निकलती हुई अगर नजर आया आपको, इस तरह का सीन देखिएगा कि अगर आपको एक पेशेंट आपके वार्ड में आया है या आपके ओपीडी में आया है जिसमें ये सिम्टम्स मौजूद हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, पस का ड्रेनेज हो रहा है। ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। और एक साइन देखिएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अगर जूम करके देखा जाएगा तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सेंटर एरिया देखिए बिल्कुल बल्ज्ड है, उभरा हुआ है, फटी नहीं है। अंदर का फ्लूइड प्रेशर डाल रहा है इस पे रप्चर करने के लिए, और ये बीच में से बाहर की तरफ उभर गई है। इस साइन को कहा जाता है कार्ट व्हील साइन। दिस इज नोन एज ए कार्ट व्हील साइन भी कहा जाता है इसको। तो हमेशा याद रखिएगा आपको कौन सा साइन देखने को मिल सकता है इस पेशेंट में, तो हमारा जवाब होगा कार्ट व्हील साइन देखने को मिल सकता है। जो नॉन परफोरेटेड वाले हैं उनमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा? कार्ट व्हील साइन देखने को मिलेगा। हम कह रहे हैं नॉन परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर है
अगर नॉन परफोरेटेड ओटाइटिस मीडिया है तो हमें कार्ट व्हील साइन देखने को मिलेगा। कार्ट व्हील साइन का मतलब एक बैलगाड़ी जो होती है जिसका पहिया बाकी पतला होता है, सेंटर से उसका एक बड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है ताकि जहां पे क्लिप लगाई जाती है, तो इस तरह ये साइन, कौन सा साइन देखने को मिलेगा आपको, तो आपको यहां देखने को मिलेगा डियर कार्ट व्हील साइन देखने को मिलेगा। अगर हम इससे आगे बात करें और ओटोस्कोपी से क्या फाइंडिंग आएगी, जो पस का ड्रेनेज होगा उसके लिए खास वर्ड दिया जाएगा लाइट हाउस साइन। लाइट हाउस साइन नाम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट हाउस में जिस तरह लाइट घूमती रहती है, एक बार गई आपको देखा, फिर घूम के थोड़ी देर बाद फिर आपकी तरफ आएगी, फिर आपकी तरफ आएगी, इसी तरह यहां से जो पस निकलती है उसका ड्रेनेज पल्सेटाइल पैटर्न में होता है। जैसे हमारी बॉडी की पल्स जैसे सिस्टोल होता है तब यहां से पस बाहर आती है, पल्सेटाइल ड्रेनेज होता है, इसलिए साइन का नाम हो जाएगा लाइट हाउस साइन। प्लस क्योंकि कार्टविल साइन, क्योंकि बल्ज्ड एरिया है इस वजह से ये देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल आपकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। अगर बात करें हम इसके मैनेजमेंट की कि कैसे इसे मैनेज किया जाएगा, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि मोस्ट कॉमन कोज आप सभी को पता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, मोस्ट कॉमन कोज एक इन्फेक्टिव एजेंट होगा। बिल्कुल सही कहा, इसलिए आप ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स देना पसंद करेंगे, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। अगर नॉन परफोरेटेड ईयर ड्रम है तो आप ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ओरल दी जाएगी या दूसरे सिस्टमिक रूट से दी जानी पड़ेगी। एजेंट का नाम लिख देते हैं, एग्जांपल के तौर पे एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक दी जाएगी बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए। अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है किसी वजह से तो एंटीहिस्टामिन दी जाएगी, कि कहीं एलर्जिक प्रॉब्लम्स की वजह से तो नहीं है, बोले तो लिवोसिट्रिजिन दी जाएगी। एमोक्सिसिलिन देंगे आप, लिवोसिट्रिजिन देंगे। इसके बाद अगर पस ड्रेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर पस इकट्ठा हो गया है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परफोरेट नहीं हुई है, तो टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, फैसिलिटेट करने के लिए, ड्रेनेज को आसान बनाने के लिए एक सर्जरी की जाती है जिसे कहा जाता है मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी, और कुछ लोग इसे टिम्पेनोटोमी भी कहा जाता है। मायरिंगोटोमी बेटर नोन एज टिम्पेनोटोमी। मायरिंगोटोमी या टिम्पेनोटोमी की जाएगी और इसमें एक इंसिजन लगाया जाएगा, इंसिजन एट पोस्टीरो इंफीरियर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन का जो पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट है उसमें एक इंसिजन लगाया जाता है। अगर मैं यूं खड़ा हूं, यहां मेरे टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है ईयर में, तो आगे वाली साइड में नहीं बल्कि पीछे वाली साइड में, और वो भी कहां, नीचे पोस्टीरो इंफीरियर साइड में एक इंसिजन लगाया जाता है और पस को ड्रेन करवा दिया जाता है। ये सर्जरी क्या कहलाती है, ये मायरिंगोटोमी कहलाती है। अगर परफोरेटेड थी, अगर इफ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड, अगर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पहले से परफोरेटेड है तो उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है दैट इज नोन एज मायरिंगोप्लास्टी। मायरिंगोप्लास्टी, मायरिंगोप्लास्टी का मतलब होता है रिपेयरिंग ऑफ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन में जो परफोरेशन था उसकी रिपेयरिंग कर देना क्या कहलाता है, मायरिंगोप्लास्टी कहलाता है। बस एक चीज यहां से बेहतरीन आपको याद होनी चाहिए, पोस्ट सर्जिकल केयर, जहां से हमारे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। चाहे मायरिंगोप्लास्टी की गई है, चाहे मायरिंगोटोमी की गई है, दोनों ही सर्जरीज में मिडिल ईयर इन्वॉल्व हुआ है। इन दोनों ही केस में आपको केयर क्या करनी है, सबसे पहली चीज ईयर कॉटन प्लग्स अप्लाई करने हैं। ईयर कॉटन प्लग्स लगा के रखना है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ईयर कॉटन प्लग्स, ये पहली चीज, दीज शुड बी लूज, ये लूज होने चाहिए, टाइट नहीं लगाने हैं। अगर आपने टाइट लगा दिए तो ये पस को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इनकी एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाएगी, इसलिए लूज ईयर प्लग्स लगाने होते हैं। सेकंड, रिमूव, इन्हें रिमूव कर देना पड़ता है, रिमूव व्हेन वेट।
हल्का सा गीला होते ही इन्हें हटा दिया जाता है। जी हाँ, पूरी तरह सेच्योर होने की, पूरी तरह पस से भीगने के बाद हटाना जरूरी नहीं है। अगर ये हल्के से भी गीले हो जाएं तो इन्हें तुरंत रिमूव कर दिया जाना चाहिए। पूरा सेचुरेशन आपको करवाना नहीं है, हल्का सा भीगते ही ईयरबड को रिमूव कर दिया जाइएगा, कॉटन बड को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट, कॉटन यूज करना है, कॉटन प्लग्स ड्यूरिंग बाथिंग। जब भी बाथिंग की जाएगी तो वाटर वगैरह या दूसरे एलिमेंट्स के ईयर में जाने के चांसेस हैं, इसलिए कॉटन प्लग्स को नहाने के दौरान लगाया जाएगा। नेक्स्ट, अवॉइड करना है वल्सेल्वा। मिडल ईयर, जब भी आप वल्सेल्वा लगाते हैं तो यूस्टेकन ट्यूब में प्रेशर बढ़ता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऑपोजिट साइड में प्रेशर बढ़ता है तो वापस डेहिसेंस हो सकता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अभी भी सर्जरी की है, दोबारा फट सकती है, इसलिए अवॉइड वल्सेल्वा। बेंडिंग, झुकना नहीं है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए सर्जरी के बाद। ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती है। ओरल कफिंग एंड स्नीजिंग, अगर कफिंग एंड स्नीजिंग हो तो वो ओरल कफिंग एंड स्नीजिंग, अगर पेशेंट को ये सर्जरी करने के बाद कफ हो रहा है, स्नीज हो रही है, तो माउथ ओपन, मुंह खोल के करना है ताकि वल्सेल्वा अप्लाई ना हो। अगर वो मुंह को बंद करके करेगा तो अच्छा वल्सेल्वा अप्लाई होगा, यूस्टेकन ट्यूब से प्रेशर जाएगा और वहां पे इविसरेशन हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी दोबारा। इसलिए कफिंग और स्नीजिंग माउथ ओपन कंडीशन में होनी चाहिए। और लास्ट, अवॉइड किया जाना चाहिए स्कूबा डाइविंग, यानी ऐसे जिनमें अचानक प्रेशर चेंज होता है। अवॉइड स्कूबा डाइविंग फ्लाइट फॉर 1 ईयर। 1 साल तक ऐसे पेशेंट्स को स्कूबा डाइविंग और फ्लाइट अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। जहां अचानक से प्रेशर बढ़ जाए, स्कूबा डाइविंग में अचानक बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लाइट में अचानक बाहर का प्रेशर कम हो सकता है हाइट पे जाने पे, तो ऐसी कंडीशन को उसे अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर किए हमने और बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए आज के टॉपिक में, जिसका नाम ओटाइटिस मीडिया। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।